Very good evening, all the participants. Today, we will be starting with part 3. Part 3 deals with individual insolvency. So, we will be reading some of the basic concepts of this part 3 and then we'll go in detail. So, just let me share my screen with you. I hope my screen is visible. Is it visible? Yes, sir. Okay. So, section 78. Section 78 says that this part is applicable to whom? So, it says there are basically three processes in this part 3. When we are here, we are dealing with individuals, partnership firms, and non corporate entities, right? Like in part 2, we were dealing with corporate, maybe companies, maybe LLPs, or any other corporate body. But here, we will be dealing with individuals, partnership firms, and other non corporate entities. Basically, three processes are there. One is fresh start, second is insolvency, and then is bankruptcy. Like in case of corporates, liquidation has to be necessarily preceded by insolvency resolution. Similarly, here, bankruptcy cannot be started straight away. It has to be preceded by insolvency. But there is one more process, and that process is called fresh start. Now, what is this fresh start? This fresh start is the concept similar to the concept of pauper, which is there in case of foreign countries. And what is that concept? The concept is that if a person is unable to pay his debts, his income is very low, assets are negligible, debts are negligible, so then he may be allowed to start afresh without the need for paying anything to anyone. So this is fresh start. कि तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं है, जाओ मौज करो, ठीक है, तुम्हें किसी का कुछ भी नहीं देना। लेकिन क्या हर एक डेट से डिस्चार्ज हो जाएगा? द आंसर इज नो. सो देर आर सर्टेन डेट्स फ्रॉम विच डिस्पाइट दिस फ्रेश स्टार्ट दिस पर्सन कैन नॉट बी डिस्चार्ज. लाइक सपोज सम कोर्ट फाइन इज देयर, है ना, बिकॉज द लॉ मेकर्स दे कैन नॉट एनकरेज वायोलेशन ऑफ लॉ. तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, देर आर सर्टेन एक्सक्लूडेड डेट्स. सिमिलरली इन केस ऑफ बैंक्रप्सी ऑल्सो, सपोज बैंक्रप्सी ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स, तो क्या उसके घर का फर्नीचर भी ले जाएंगे? द आंसर इज नो. तो इन bankruptcy also there are certain excluded assets which are of personal nature. ठीक है, जैसे फर्नीचर है, पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं which cannot be parted with due to religious usage. ठीक है, मान लो कोई लेडी है, उसका मंगलसूत्र तो नहीं ले जाएंगे ना. तो इस तरह से ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं which are peculiar to individuals and partnerships. Another thing important is वहां पर क्या होता है इन केस ऑफ कंपनीज, वहां तो बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं. बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स देयर में भी सम पर्सनल एक्सपेंसेस ऑल्सो, लाइक ड्राइवर सैलरी, मेड सैलरी. अब what will be the fate of those claims? So they can also be, such expenses can, such claims can also be made against the individual. आपने ड्राइवर रखा, उसको सैलरी नहीं दिया, आपका इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो गया, तो ही कैन ऑल्सो क्लेम. ठीक है, यहां पर कोई पर्सनल और बिजनेस एसेट्स वाली कोई बात नहीं है. तो इतना बैकग्राउंड के साथ में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो सेक्शन 78 इट सेज दिस पार्ट शैल अप्लाई टू मैटर्स रिलेटिंग टू फ्रेश स्टार्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स. वेयर द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज नॉट लेस देन 1000 रुपीज. यहां पर अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट भी है. अगर डिफॉल्ट नहीं है तो ये स्टार्ट नहीं होगा प्रोसेस. जैसे वहां पर 1 करोड़ डिफॉल्ट है, इन केस ऑफ प्री पैकेज इज 10 lakhs. यहां पर कितना है? इट शुड नॉट बी लेस देन 1000 रुपीज. बट द गवर्नमेंट हैज रिजर्व्ड इटसेल्फ द पावर टू इंक्रीज दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट अप टू 1 लाख रुपीज. अगर बियॉन्ड 1 लाख जाना चाहे तो फिर आपको कोड में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, अब वहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट है. यहां क्या कॉन्सेप्ट है? एसोसिएट का कॉन्सेप्ट है.
ठीक है। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इज द डीआरटी. देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर व्हाइल रीडिंग पार्ट 3. पार्ट 3 में क्या है कि सपोज you want to initiate insolvency proceedings against an individual. ठीक है. तो whether you can initiate, the answer as of now is no, because there are no rules, no forms, only sections are there. ठीक है. अब what are the cases in which you can proceed against an individual? Where the individual has stood as a guarantor to a corporate loan. ठीक है. तो ओनली इन केस ऑफ पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट पर्संस दिस प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कैन बी इनिशिएटेड. अच्छा, फ्रेश स्टार्ट का क्या पोजीशन है? फ्रेश स्टार्ट का भी वही पोजीशन है. फ्रेश स्टार्ट में भी कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस नहीं आए हैं. तो एज ऑफ नाउ फ्रेश स्टार्ट भी इनिशिएट नहीं हो सकता. लेकिन फिर पढ़ना क्यों है? क्योंकि सेक्शंस तो हैं. क्या केस स्टडी आ सकती है? द आंसर इज यस. द केस स्टडी कैन कम from fresh start, the case study can come from insolvency, it can come from bankruptcy. और पास्ट में भी आई है, फ्रेश स्टार्ट पर भी केस स्टडी आती है. ये मत सोचिए कि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो केस स्टडी नहीं आ सकती. केस स्टडी इन तीनों प्रोसेसेस में से किसी पर भी आ सकती है. ठीक है. एसोसिएट कौन है? एसोसिएट ऑफ द डेटर. यहां पर रिलेटेड पार्टी वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एसोसिएट की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हियर वी आर डीलिंग विद इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप. पहला, ए पर्सन हु बिलोंग्स टू द इमीडिएट फैमिली ऑफ द डेटर. तो सबसे पहले ए पर्सन हु बिलोंग्स टू द इमीडिएट फैमिली ऑफ द डेटर. अब इमीडिएट फैमिली में कौन कौन इंक्लूडेड है? इमीडिएट फैमिली का भी डेफिनेशन है. ठीक है. ये इमीडिएट फैमिली का डेफिनेशन है. इमीडिएट फैमिली ऑफ द डेटर मींस हिज स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स. अब देखो क्या लिखा है इसने. इसने लिखा है स्पाउस. तो स्पाउस तो चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो इमीडिएट फैमिली में आएगी. ठीक है. लेकिन चिल्ड्रन अगर इंडिपेंडेंट है, सपोज दे आर वर्किंग, तो फिर इसके अंदर नहीं आएंगे. और डिपेंडेंट पेरेंट्स, इसी तरह से पेरेंट्स, पेरेंट्स भी अगर वर्किंग है तो फिर वो इमीडिएट फैमिली का पार्ट नहीं बनेगी. ठीक है. क्लियर है? यस सर. अब चलिए, ए पर्सन हु इज ए रिलेटिव ऑफ द डेटर और ए रिलेटिव ऑफ द स्पाउस ऑफ द डेटर. अब यहां पर क्या है? यहां पर क्योंकि वी आर डीलिंग विद इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, तो ये कहता है रिलेटिव होना चाहिए किसका? डेटर का, या रिलेटिव ऑफ स्पाउस ऑफ द डेटर. और रिलेटिव का डेफिनेशन कहां दिया हुआ है? रिलेटिव के डेफिनेशन के लिए कहता है कि आप दोबारा वहां पर जाइए, सेक्शन 5 सब सेक्शन 24 कैपिटल है. ठीक है. चलिए, ए पर्सन हु इज इन पार्टनरशिप विद द डेटर. तो अगर पार्टनर है तो वो भी आपका एसोसिएट में आ जाएगा. ए पर्सन हु इज ए स्पाउस और रिलेटिव ऑफ एनी पर्सन विद हुम द डेटर इज इन पार्टनरशिप. ठीक है. तो जो पार्टनर है उसका स्पाउस या उसका रिलेटिव वो भी एसोसिएट में आ गया. अब ये एसोसिएट पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या है कि कोई भी आदमी क्या करेगा, मान लीजिए उसका इंसॉल्वेंसी शुरू होने वाला है या वो कुछ गड़बड़ करने वाला है, तो किसी थर्ड पर्सन को तो देगा नहीं, वो एसोसिएट को ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, है ना. तो इसीलिए एसोसिएट की भी वो कुछ डिटेल्स किसी किसी केस में ले लेते हैं. या फिर हम जो पीयूएफई ट्रांजैक्शंस वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस, वो यहां पर भी लागू होता है. यहां पर क्या है? यहां पर आपको एसोसिएट के साथ जो ट्रांजैक्शंस है उसका भी लुक बैक पीरियड, जैसे वहां पर लुक बैक पीरियड था 2 years 1 year, यहां पर भी 2 years भी है, कई जगह 6 months भी है. ठीक है. ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयर ऑफ द डेटर और एम्प्लॉय ऑफ द डेटर. तो ये एसोसिएट की डेफिनेशन में ये सारे आ जाते हैं. ए पर्सन हु इज ए ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट इन विच द बेनिफिशियरीज ऑफ द ट्रस्ट इंक्लूड ए डेटर or the terms of the trust confer a power on the trustee which may be exercised for the benefit of the debtor. मतलब ये. और डेटर कौन है? डेटर इज ए पर्सन हु हैज टू पे. ठीक है. ए पर्सन हु इज ए ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट इन विच द बेनिफिशियरीज ऑफ द ट्रस्ट इंक्लूडेड डेटर. भाई क्या होता है, आदमी कोशिश करता है, चालाकी करता है ट्रस्ट के थ्रू पैसा ट्रांसफर करने की. तो मान लीजिए ट्रस्ट, अगर कोई
ट्रस्ट जो है वो बेनिफिट ऑफ द डेटर के लिए बनाया गया है, ठीक है, या ट्रस्टी के पास पावर है विच में बी एक्सरसाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ द डेटर, तो फिर वो जो ट्रस्ट है और ये जो पर्सन है, दे विल बी डीम टू बी एसोसिएट्स। या फिर कंपनी भी हो सकती है, ए कंपनी वेयर द डेटर और द डेटर along with his associates owns more than 50% of the share capital of the company और control the appointment of the board of directors of the company, ठीक है। तो जो एसोसिएट है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसमें क्या आ गया, बाय वर्च्यू ऑफ रिलेशनशिप, और यहां पर क्या आ गया, बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग कंपनी के केस में, और ट्रस्ट के केस में बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ए बेनिफिशियरी, ठीक है। एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, रिलेटिव विद रेफरेंस टू एनी पर्सन मींस एनीवन हु इज रिलेटेड टू अनदर इफ दे आर मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। अगर मेंबर्स ऑफ एचयूएफ है तो वो रिलेटेड मान लिए जाएंगे, या फिर वन पर्सन इज रिलेटेड टू द अदर इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। वो रूल 4 है। और सेक्शन रूल 4 में क्या कहता है, रूल 4 में दोबारा आपको सेक्शन 524 कैपिटल ए पर ले जाता है। रूल 4 में ये लिखा है। अब ये जो बैंकरप्ट की डेफिनेशन है या बैंकरप्सी डेट है, ये जब हम बैंकरप्सी पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी इतनी कोई रेलेवेंट नहीं है। Okay. अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसमें एक्सक्लूडेड एसेट्स की। अब एक्सक्लूडेड एसेट्स में ध्यान से हमें क्या देखना है कि अलग अलग टाइप के एसेट्स के लिए अलग अलग डेफिनेशन है। मैंने बताया क्या है, वी आर डीलिंग विद इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल्स में ऐसा तो है नहीं ना कि उसका पलंग भी उठा करके ले जाएंगे चाहे वो बैंकरप्टी क्यों ना हो जाए, है ना, तो ये तो नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कुछ एक्सक्लूजन दिए हैं। क्या क्या है, सबसे पहला वर्ड तो आता है सब में देखोगे आप अनएनकम्बर्ड, ठीक है। तो अनएनकम्बर्ड होना चाहिए, मतलब अगर आपने लोन लिया हुआ है तो फिर वो ले जा सकते हैं। लोन लिया हुआ है तो कार भी ले जा सकते हैं, फ्रिज भी ले जा सकते हैं, पलंग भी ले जा सकते हैं, कुछ भी चीज ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने लोन नहीं लिया हुआ तो फिर ये चीजें नहीं ले जा सकते। क्या, टूल्स, बुक्स, व्हीकल्स, व्हीकल्स लिखा है, ठीक है, एंड अदर इक्विपमेंट एज आर नेसेसरी टू द डेटर और बैंकरप्ट फॉर हिज पर्सनल यूज और फॉर द पर्पज ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन। इसमें दो तीन चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। क्या, सबसे पहली बात अनएनकम्बर्ड होना चाहिए। एक एडवोकेट है उसके लिए बुक्स इंपॉर्टेंट है, व्हीकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो भी उसके पर्सनल यूज या उसकी एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए या बिजनेस या वोकेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये सारे चीजें जो है ये एक्सक्लूडेड एसेट्स में आएंगी। डिटेल्स देनी पड़ती हैं, इनकी भी डिटेल देनी पड़ती है, ये नहीं कि डिटेल नहीं देनी पड़ेगी, डिटेल देनी पड़ेगी। लेकिन क्या है ये, जैसे हमने लिक्विडेशन एस्टेट पढ़े थी वहां पर कॉर्पोरेट्स के केस में, यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहां कॉन्सेप्ट है आपकी बैंक्रप्सी एस्टेट की, इनके सब बैंक्रप्सी। तो ये क्या होता है, ये बैंक्रप्सी एस्टेट का पार्ट नहीं बनते, ठीक है। फिर अनएनकम्बर्ड फर्नीचर, हाउस होल्ड इक्विपमेंट एंड प्रोविजंस एज आर नेसेसरी फॉर सेटिस्फाइंग द बेसिक डोमेस्टिक नीड्स ऑफ द बैंकरप्ट एंड इज इमीडिएट फैमिली, ठीक है। अब आप पहले और दूसरे में फर्क देखिए। दूसरे में क्या लिखा, इमीडिएट फैमिली भी दे दिया। पहले में क्या लिखा, पहले में लिखा डेटर या बैंकरप्ट, फैमिली नहीं लिखा। तीसरा क्या है, एनी अनकम्बर्ड पर्सनल ऑर्नामेंट्स ऑफ सच वैल्यू एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। तो प्रेस्क्राइब्ड के लिए आपको रूल्स में जाना पड़ेगा। तो रूल्स में कहता है कि 1 लाख तक की वैल्यू ऑर्नामेंट्स की, विच कैन नॉट बी पार्टेड विद इन अकॉर्डेंस विद रिलीजियस यूसेज। अब आप कहोगे अभी तो आप कह रहे थे रूल्स आए नहीं है, रूल्स आ गए हैं, रेगुलेशंस भी आ गए हैं। किसके, जो पर्सनल गारंटर है उसके। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक इंडिविजुअल है, उसने लोन लिया बैंक से, ठीक है, और वो नहीं दे पा रहा, तो वो आईबीसी में आ जाएगा क्या, नहीं, द आंसर इज नो, क्योंकि रूल ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल ने गारंटी दी है, लिया लोन लिया कंपनी ने, इंडिविजुअल ने गारंटी दी या पार्टनरशिप फर्म ने गारंटी दी, तो उसके केस में वो उस इंडिविजुअल के अगेंस्ट में या उस पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। और वो खुद भी कह सकता है कि भैया मैं दुखी हो गया हूं, मेरी इंसॉल्वेंसी स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे सेक्शन 10 में एप्लीकेशन लगा सकते हैं ना कंपनी खुद भी, अगर डिफॉल्ट हो जाए तो।
ऐसे ही यहां पर भी जो इंडिविजुअल है, जो गारंटर है, वो खुद भी एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है। Any unencumbered life insurance policy or pension plan taken in the name of his debtor or his immediate family, an encumbered single dwelling unit owned by the debtor of such value as may be prescribed. तो यहाँ पर रूल 5 है। रूल 5 कहता है कि 10 लाख तक का रूरल एरिया में और 20 लाख तक का अर्बन एरिया में हाउस, सिंगल हाउस एग्जेप्ट है, वो भी अगर अनएनकम्बर्ड। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो वो फिर एक्सक्लूडेड एसेट्स में नहीं आएगा। ठीक है। तो क्या बातें ध्यान में रखनी है एक्सक्लूडेड एसेट्स में? सबसे पहली बात, अनएनकम्बर्ड होना चाहिए। और फिर आपको आइटम वाइज देखना है। कुछ आइटम में इमीडिएट फैमिली वाला भी कवर्ड है, कुछ आइटम में सिर्फ वो डेटर या बैंकरप्ट ही कवर्ड है। फिर एक्सक्लूडेड डेट की भी डेफिनेशन आती है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, फ्रेश स्टार्ट में क्या होगा कि फ्रेश स्टार्ट के केस में आपको कुछ भी नहीं देना है। अगर आप बिल्कुल ही फकीर हो, ठीक है, आपकी सालाना इनकम जो है 60,000 रुपए, मतलब पर मंथ 5,000 रुपए, या फिर डेट्स 35,000 है, या एसेट्स 20,000 टोटल एसेट्स। ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या होगा, ये जो एक्सक्लूडेड डेट है इससे डिस्चार्ज नहीं होगा। ये एक्सक्लूडेड डेट किस किस टाइप के हैं? अगर मान लीजिए कोई लाइबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल, अगर किसी कोर्ट ने कोई फाइन इम्पोज किया है वो आपको देना ही देना है। ठीक है। लाइबिलिटी टू पे damages for negligence, nuisance or breach of a statutory, contractual or other legal obligation। ठीक है। ठीक है जी। तो ये है। एक मिनट, एक फोन कॉल ले लूं। हाँ जी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद में एक्सक्लूडेड डेट। एक्सक्लूडेड डेट क्या है? लाइबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल। ठीक है। लाइबिलिटी टू पे डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस, न्यूसेंस और ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल और अदर लीगल ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी टू पे मेंटेनेंस टू एनी पर्सन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, मतलब हस्बैंड वाइफ का कोई झगड़ा है, कोई मेंटेनेंस देनी है, या फिर कोई, कई बार क्या होता है कि कोर्ट ना कुछ केसेस में मेंटेनेंस अवार्ड कर देता है, जरूरी नहीं हस्बैंड वाइफ की हो, वो विडो की भी हो सकती है। कोई विडोड सिस्टर है आपकी, है ना, तो उस केस में भी कई बार कोर्ट मेंटेनेंस अवार्ड करता है। तो वो भी आपको अगर देनी है तो वो उससे भी डिस्चार्ज आप नहीं हो सकते। क्योंकि वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं भाई चाहे इंसॉल्वेंसी हो जाए, चाहे बैंकरप्सी हो जाए, बंदा जिंदा तो रहेगा, जिंदा रहेगा काम भी करेगा, काम करेगा तो पेमेंट करे। ठीक है। और फिर यहां पर क्या है कि चाहे आप किसी से उधार लेकर के दो, उनको कोई मतलब नहीं, ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है। नहीं दोगे तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। लाइबिलिटी इन रिलेशन टू ए स्टूडेंट लोन एंड एनी अदर डेट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है। ये एक्सक्लूडेड डेट हो गए। तो एक्सक्लूडेड एसेट्स हमने पढ़ लिए, एक्सक्लूडेड डेट पढ़ लिए, मतलब इनसे तो छुटकारा है ही नहीं, एक्सक्लूडेड डेट से। इमीडिएट फैमिली हो गया। और एक कॉन्सेप्ट आती है क्वालिफाइंग डेट की, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया हमारा एक्सक्लूडेड डेट, और एक हो गया क्वालिफाइंग डेट। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हमारा टोटल डेट क्या होगा? क्वालिफाइंग डेट प्लस एक्सक्लूडेड डेट। Qualifying debt means amount due, which includes interest or any other sum due in respect of the amount owed under any contract by the debtor for a liquidated sum, either immediately or at a certain future time, and does not include an excluded debt। तो क्वालिफाइंग डेट में क्या इंक्लूड नहीं है? एक तो एक्सक्लूडेड डेट इंक्लूड नहीं है, और अगर कोई सिक्योर्ड डेट है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। और फिर एनी डेट विच हैज बीन इनकर्ड 3 मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट। अब किसी आदमी ने सुन लिया कि भाई देखो ऐसा है, फ्रेश स्टार्ट में तो कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, तो उसने और लोन ले लिया। तो इसके लिए उन्होंने कह दिया कि भाई आपने अगर पिछले 3 महीने में कोई लोन लिया है, ठीक है, प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट, तो वो भी आपका क्वालिफाइंग डेट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है रीपेमेंट प्लान। यहां पर क्या है कि रीपेमेंट की कॉन्सेप्ट है, यहां कोई रेजोल्यूशन तो होने वाला है नहीं,
क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो इंडिविजुअल कोई बिजनेस ही ना करता हो, ऐसा भी हो सकता है ना, वो सैलरीड एम्प्लॉय हो। बिजनेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर बिजनेस होगा तो वो फिर उसमें पावर देते हैं वो जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको, कि भाई वो बिजनेस चला सकता है इसके बिहाफ पर, ये जिसकी इंसॉल्वेंसी चल रही है, ठीक है, या बैंक्रप्सी चल रही है। तो रीपेमेंट प्लान में वो खुद ही बता देगा, उसको कहते हैं भाई खुद ही बताओ कि कैसे आप पेमेंट करोगे। अब वो अपना प्लान देगा कि भाई मैं 2 साल में पेमेंट करूंगा, 3 साल में पेमेंट करूंगा। तो अगर सीओसी एग्री करती है तो ठीक है, नहीं करती तो फिर बैंक्रप्सी इशू हो जाती है, ठीक है। लेकिन प्लान इसको ही देना पड़ेगा। रेजोल्यूशन ट्रस्ट, एक बात आप और कहोगे, भाई 1,000 रुपए तो मिनिमम अमाउंट ही है, तो आरपी की फीस कहाँ से पेमेंट होगी, ठीक है। तो शायद यही रीजन है कि आज की डेट में भी इसके रूल्स और रेगुलेशंस नहीं आए हैं, है कि नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट कहे भाई गवर्नमेंट पेमेंट कर देगी, कुछ इस तरह से होगा, या कोई ना कोई वाया मीडिया इसका निकालेंगे। अभी क्या है, अभी जब रीपेमेंट प्लान बनाते हैं तो रीपेमेंट प्लान में ये बताता है कि उसकी पेमेंट कैसे करेगा आरपी की, ठीक है। एक और बात है कि यहां पर वो खुद भी एप्लीकेशन लगा सकता है और आरपी के थ्रू भी एप्लीकेशन लग सकती है, ठीक है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है? मीन्स एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड अंडर दिस पार्ट एज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर कंडक्टिंग फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब आप कहोगे बैंक्रप्सी क्यों नहीं कहा इसमें? तो बैंक्रप्सी के लिए वर्ड उन्होंने अलग यूज किया, उसके लिए वर्ड यूज किया बैंक्रप्सी ट्रस्टी। जैसे वहां पर हम लिक्विडेटर यूज करते हैं, तो यहां वर्ड यूज किया बैंक्रप्सी ट्रस्टी। जैसे वहां लिक्विडेशन एस्टेट बनती है, ऐसे यहां बैंक्रप्सी एस्टेट बनती है, ठीक है। और अनडिस्चार्ज बैंक्रप्ट कौन है? मींस बैंक्रप्ट हु हैज नॉट रिसीव्ड ए डिस्चार्ज ऑर्डर। ऐसे ही अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कौन है? हु हैज नॉट रिसीव्ड ए डिस्चार्ज ऑर्डर, ट्रस्ट। ठीक है। चलिए, अब फ्रेश स्टार्ट। वहां फॉरेन में कॉन्सेप्ट है पॉपर की, कि भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर उसके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग कर भी लोगे तो भी क्या हासिल हो जाएगा। तो कहते हैं भाई जाओ, तुम जाओ मौज लो, ठीक है, तुम्हें किसी का कुछ भी नहीं देना। लेकिन जो एक्सक्लूडेड डेट है वो तो देने पड़ेंगे, ठीक है। वो तुम जहां से चाहे भीख मांग के लाओ, जो मर्जी करो, वो तो देने पड़ेंगे। अगर कोर्ट ने कोई फाइन इम्पोज किया हुआ है या कोई लाइबिलिटी टू पे मेंटेनेंस है, लाइबिलिटी रिलेशन टू स्टूडेंट, लोन देनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी फ्रेश स्टार्ट की क्या है? ए डेटर हु इज अनेबल टू पे हिज डेट एंड fulfills the conditions specified in subsection 2 shall be entitled to make an application for a fresh start for discharge of his qualifying debt। सारे डेट से नहीं डिस्चार्ज किया उसको, किससे डिस्चार्ज किया? क्वालिफाइंग डेट से, ठीक है। क्वालिफाइंग डेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन क्या है, दोबारा देख लेंगे। अब ये डेटर खुद भी अप्लाई कर सकता है और थ्रू ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी कर सकता है फॉर ए फ्रेश स्टार्ट अंडर दिस चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज क्वालिफाइंग डेट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ग्रॉस एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड 60,000 रुपीज। अब आप कहोगे ऐसा कौन आदमी होगा जिसकी 5,000 रुपए पर मंथ इनकम होगी? तो एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ने ना इसको एक लीवे रखा है। कई बार होता है, कोई मान लो क्रेडिट कार्ड के लोन्स हैं, कोई एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, माइन वर्कर्स हैं, वो किसी वजह से इस प्रोसेस के अंदर आ गए, तो उनको डिस्चार्ज करने के लिए पॉलिटिकल वे में भी यूज किया जा सकता है इसको, कि उनको कह देंगे भाई तुम्हें कुछ नहीं देना, ठीक है। लेकिन अभी तो रूल्स रेगुलेशंस आए नहीं है, इसलिए क्लैरिटी नहीं है। ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ द डेटर डज नॉट एक्सीड 60,000 रुपीज। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द डेटर डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज। वर्ड क्या देखना है यहाँ? एग्रीगेट वैल्यू। यहाँ क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सक्लूडेड एसेट्स वाली भी डेफिनेशन है। लेकिन यहां इसमें कोई एक्सक्लूड नहीं करेगा, वो यहां एग्रीगेट वैल्यू की बात करता है, ठीक है। और एग्रीगेट वैल्यू द क्वालिफाइंग डेट्स डज नॉट एक्सीड 35,000 रुपीज, ठीक है। और क्वालिफाइंग डेट में क्या इंक्लूडेड नहीं है, अभी हमने देख लिया कौन कौन से क्वालिफाइंग डेट में इंक्लूडेड नहीं है। अगर एनी डेट कॉन्ट्रैक्टेड 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन, या थ्री। सिक्योर्ड सिक्योर्ड डेट्स, है ना, या फिर जो एक्सक्लूडेड डेट्स है, ठीक है, वो नहीं इंक्लूडेड है। इज नॉट एन अनडिस्चार्ज बैंक्रप्ट, डज नॉट ओन ए ड्वेलिंग यूनिट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज अनकम्बर्ड और नॉट, ठीक है। इसके पास कोई ड्वेलिंग यूनिट भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो अनकम्बर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? और फिर कोई फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस,
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस या बैंक्रप्सी प्रोसेस इज नॉट सबसिस्टिंग अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट में कोई भी फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस या बैंक्रप्सी प्रोसेस भी सबसिस्ट नहीं कर रहा है। एंड नो प्रीवियस फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर under this chapter has been made in relation to him in the preceding 12 months of the date of the application for fresh start, और उसके अगेंस्ट में कोई प्रीवियस फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर भी नहीं हुआ है। अब यहां पर कई बार वो जैसे केस स्टडी करता है तो केस स्टडी में यहां पर सवाल पूछ लेता है वो क्या कहता है कि भाई हमने फ्रेश स्टार्ट की एप्लीकेशन लगाई थी लेकिन वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली, फिर उस केस में क्या होगा, है ना। तो ये कहता है कि फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर नहीं हुआ है, ठीक है। और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है कि जब उसको डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। अगर एप्लीकेशन लगा ली और वो विड्रॉ हो गई तो फिर वो दोबारा एप्लीकेशन भी लगा सकता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है, वो थोड़ा सा जहां पर भी कंफ्यूजन हो सकता है ना वहीं पर ही वो केस स्टडी बना देता है, वही पूछता है वो। 81 क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर व्हेन एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 80 बाय ए डेटर। आई एक बात और, यहां पर क्या बोलता है कि डेटर ही एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है क्या क्रेडिटर एप्लीकेशन लगा सकता है, द आंसर इज नो, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट के केस में क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, डेटर ही एप्लीकेशन लगा सकता। अब आप कहोगे अगर क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं लगा सकता तो उसके पास क्या राइट है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा। तो पहली बात तो ये इसको ही पूरी डिटेल बतानी पड़ती है, भाई कौन से मेरे डेट है, और इसको क्या सिर्फ क्वालिफाइंग डेट बताने पड़ते हैं, नहीं सारे डेट बताने पड़ेंगे। और इस ऑर्डर की कॉपी क्रेडिटर को भी जाएगी, और अगर वो चाहे तो फिर अपील भी कर सकते हैं। पहले अपील आरपी को करेंगे और उसके बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपील करेंगे, ठीक है। ये सर सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप का हो गया कि हाँ ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ हाँ, ये सारा बता देगा कि भाई मेरे पास ये एसेट्स है, मेरे ये डेट्स है, सारी चीजें बता देगा ये, है ना। और अपनी इमीडिएट फैमिली के बारे में भी बता देगा, ठीक है। वेन एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 80 बाई डेटा एंड इंटरिम, यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आती है इंटरिम मॉरेटोरियम। ये इंटरिम मॉरेटोरियम वाली बीमारी कॉर्पोरेट में नहीं है, ये यहीं पर ही है, इंटरिम मॉरेटोरियम और मॉरेटोरियम। इंटरिम मॉरेटोरियम क्या है, जैसे ही आपने एप्लीकेशन लगाई चाहे वो एक्सेप्ट हुई नहीं हुई, एप्लीकेशन लगाने की डेट से ही इंटरिम मॉरेटोरियम स्टार्ट हो गया, ठीक है। और अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो फिर वो मॉरेटोरियम में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है इंटरिम मॉरेटोरियम, इट शैल कमेंस ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेड एप्लीकेशन इन रिलेशन टू ऑल द डेट्स एंड shall cease to have effect on the date of admission or rejection of such application as the case may be। तो इंटरिम मॉरेटोरियम लग गया, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटरिम मॉरेटोरियम पीरियड एनी लीगल एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ हिज डेट्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन स्टेड। अब ये क्यों लिखा इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ हिज डेट्स, आइए आदमी मान लो किसी का सिर फोड़ दे तो क्या उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन हो सकता है, या वो कह देगा नहीं भाई इंटरिम मॉरेटोरियम लगा हुआ है। तो इंटरिम मॉरेटोरियम किस चीज पर लगेगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ हिज डेट्स, ठीक है। अगर वो ऐसे कोई क्राइम कर देगा तो फिर ये इंटरिम मॉरेटोरियम काम में नहीं आएगा, ठीक है। एनी लीगल एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ हिज डेट्स, लेकिन वो डेट कोई भी हो, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, क्योंकि क्या लिखा, एनी ऑफ हिज डेट्स, ठीक है। एंड नो क्रेडिटर शैल इनिशिएट एनी लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट, ठीक है। The application under Section 80 shall be in such form and manner and accompanied by such fees as may be prescribed। क्या कुछ prescribed है, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। The application under subsection 3 shall contain the following information supported by an affidavit। क्या देना है इसको, लिस्ट ऑफ ऑल द डेट्स ओड बाय द डेटर, सारे डेट्स के बारे में बता दो, चाहे एक्सक्लूडेड डेट है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, 3 मंथ्स पहले कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, सारे बता दो, ठीक है। वो आरपी देखेगा कि कौन से डेट आपके एक्सक्लूडेड है और कौन से क्वालिफाइंग है, इसका डिसीजन कौन लेगा, आरपी, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल द डेट्स ओड बाय द डेटर एज ऑन द डेट ऑफ द सेड एप्लीकेशन along with details relating to the amount of each debt, interest payable thereon and the names of the creditors to whom each debt is owed। तो ये पूरी डिटेल दे देगा, ठीक है।
फिर इंटरेस्ट पेएबल ऑन द डेट्स एंड द रेट देयर ऑफ स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ए लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द डेट्स। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटर एंड इज इमीडिएट फैमिली अप टू 2 years प्रायर टू द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा अपनी भी और अपनी इमीडिएट फैमिली की। पर्टिकुलर्स ऑफ द डेटर्स पर्सनल डिटेल्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, जैसे पैन नंबर, आधार नंबर वगैरह। रीजंस फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन, पर्टिकुलर्स ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स विच टू द डेटर्स नॉलेज हैज बीन कमेंस्ड अगेंस्ट हिम, अगर उसके अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है तो वो भी बताएगा। The confirmation that no previous fresh start order under this chapter has been made in respect of the qualifying dates of the debtor in the preceding 12 months of the date of the application, कि भाई पिछले 12 महीने में उसके अगेंस्ट में कोई भी फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसको देनी है। 82 हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी। अब मान लीजिए इसने अपने आप ही एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, और दूसरा सिचुएशन हो सकती है कि आरपी के थ्रू फाइल की हो। अभी क्या एप्लीकेशन फॉर्म है? नहीं है, अभी नहीं है कुछ भी, ठीक है, लेकिन हमें सेक्शन पढ़ना है, अभी रूल्स रेगुलेशंस तो आए नहीं है। लेकिन वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 80 इज फाइल्ड बाय द डेटर थ्रू ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल डायरेक्ट द बोर्ड विद इन 7 days। ठीक है, तो अगर आरपी के थ्रू एप्लीकेशन लगाई तो क्या पूछते हैं कि भाई कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो नहीं है, ठीक है। और अगर अपने आप लगाई है तो बोर्ड से नाम पूछ लेंगे और फिर वो रिवर्ट करेगा, बोर्ड रिवर्ट करेगा विद इन 10 days और फिर अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉर्पोरेट के केस में भी सिमिलर प्रोसीजर है। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पूछती है बोर्ड से और बोर्ड रिवर्ट करता है 10 दिन के अंदर। सिर्फ एक ही सेक्शन ऐसा आता है जिसमें बोर्ड को भी 7 days के अंदर रिवर्ट करना हो, वो बाद में आएगा, इंडिविजुअल इंश्योरेंस। ठीक है, सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? अगर डेटर ने खुद ही एप्लीकेशन लगाई है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोर्ड से पूछ लेगी 7 days में और बोर्ड 10 दिन के अंदर रिवर्ट कर लेगा और फिर वो अपॉइंट कर देगा। अब यहां पर क्या है, ये रेजगारी वाले केस है, डिफॉल्ट है 1,000 रुपए का, कोई भी आ जाएगा लल्लू पंजू, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास इतना टाइम तो है नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो कहते हैं कि भाई आरपी को ही कुछ चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दो। वहां पर क्या है, कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है, कॉर्पोरेट में क्या है, वहां तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने देखना है ना। यहां पर क्या है, ये कहते हैं भाई आरपी को पहले देख लेने दो। जैसे स्कूल में होता है ना भाई, क्लास टीचर सब चीजें नहीं देख चेक करता, वो मॉनिटर को बोल देता है कि भैया पहले आप एक बार कॉपी चेक कर लो फिर मुझे बता देना। ऐसे ही यहां पर क्या है, ये एप्लीकेशन पहले आरपी चेक कर लेगा। आरपी को तो सारी चीजें पता है ना, क्वालिफाइंग डेट क्या है, एक्सक्लूडेड डेट क्या है, एक्सक्लूडेड एसेट्स क्या है, एनकम्बर्ड है नहीं है, वो तो सारी चीजें पता कर लेगा। और नहीं है तो उसको पावर दे रखी है कि वो पूछ भी सकता है ना। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन मेड अंडर 80 विद इन 10 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो जब उसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी उसके 10 दिन के अंदर इसको एग्जामिन कर रहा है एप्लीकेशन को और अपनी एक रिपोर्ट देनी है, आइदर रिकमेंडिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। चाहे उसने खुद लगाई हो डेटर ने, चाहे आरपी के थ्रू लगाई हो, दोनों केसेस में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ही एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर एप्लीकेशन आरपी के थ्रू लगी है तो एग्जामिन नहीं करना, तो भी करना है। दोनों केसेस में उसको अपनी एक रिपोर्ट लगानी है। ठीक है, रिकमेंडिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। एक बात और ध्यान में रखनी है, चाहे इंडिविजुअल के साथ हम डील कर रहे हैं, ये जो आईबीसी है बेसिकली एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है। ये जो लोग प्रॉब्लम में आ गए हैं उनको बाहर निकालने के लिए है, रिकवरी के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहां पर भी जैसे वहां पर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाली सिचुएशन आती है, यहां पर भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की सिचुएशन को एक्सप्लोर करते हैं पहले। ठीक है, रिपोर्ट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 shall contain the details of the amounts mentioned in the application which in the opinion of the resolution professional are qualifying debts। अब बंदे को तो पता नहीं कौन से क्वालिफाइंग डेट्स है कौन से नहीं, वो तो इतना पढ़ा लिखा है नहीं, वो तो सारे डेट्स बता देगा भाई मेरे ये डेट्स हैं। अब ये क्या, ये इसको दो पार्ट में बांटेगा, क्वालिफाइंग डेट्स और एक्सक्लूडेड डेट्स। एक्सक्लूडेड डेट से तो डिस्चार्ज हो रहा नहीं है ना,
सिर्फ क्वालिफाइंग डेट से डिस्चार्ज होना है। एंड लाइबिलिटी इज एलिजिबल फॉर डिस्चार्ज अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 90। ठीक है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में कॉल फॉर सच फॉर, अब उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मांग सकता है। किससे मांग सकता है? डेटर और एनी अदर पर्सन। अब यहां पर क्या लिख दिया? एनी अदर पर्सन। एसोसिएट भी नहीं लिखा, जा किसी भी आदमी से जो उसको लगता है ही मे प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन। मतलब जैसे मान लो कोई पार्टनर है किसी फर्म में, तो उस पार्टनरशिप फर्म से डिटेल मांग सकता है। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है उससे ऑडिटर से डिटेल मांग सकता है। किसी के पास डीमैट अकाउंट है तो वो वाली इंफॉर्मेशन मांग सकता है। ठीक है। तो ये सब चीजें मांग सकता है। अब आप कहोगे इनकम तो है 60,000 रुपए और ये सब इंफॉर्मेशन होगी उसके पास। कई बार क्या होता है, किसी को ना स्केप गोट बना देते हैं कई बार। मान लो जो चपरासी है उसको बना दिया किसी कंपनी में, है ना, इस तरह से उसके नाम से ट्रांजैक्शन कर ली, उसकी इनकम है नहीं कुछ भी। तो उन सब सिचुएशंस को कवर करता है ये स्टार्टअप प्रोसेस। ठीक है। The debtor or any other person as the case may be shall furnish such information or explanation within 7 days of receipt of the request. 7 दिन के अंदर उनको देनी पड़ेगी। The resolution professional shall presume that the debtor is unable to pay his debts at the date of the application. अब सबसे पहले तो इनेबिलिटी जज करनी पड़ेगी, है ना, कि भाई ही इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। कब होगा? जब इफ इन हिज ओपिनियन, कि भाई जो इंफॉर्मेशन उसने दी है वो ठीक है। ठीक है। The information supplied is correct and debtor is unable to pay his debts or he has no reason to believe that the information supplied is incorrect or incomplete. And he has reason to believe that there is no change in the financial circumstances of the debtor since the date of the application enabling the debtor to pay his debts. और जब से उसने एप्लीकेशन लगाई तब से उसके बाद भी उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस में कोई चेंज नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है ना, पहले उसकी इनकम कम हो, बाद में वो केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीत गया, है ना। तो अगर कोई चेंज आ गया है तो भी उसको बताना है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन इफ इट इज ओपिनियन दैट इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशंस। कंडीशंस कौन सी हैं? वही 20, 35 और 60। ठीक है। और द डेट डिस्क्लोज द एप्लीकेशन बाय द डेटर आर नॉट क्वालिफाइंग डेट्स। अगर मान लो सारी एक्सक्लूडेड डेट है ना, तो भी फिर जो है ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। or the debtor has deliberately made a false representation or omission in the application or with respect to the documents or information submitted. The resolution professional shall record the reasons for recommending the acceptance or rejection of the application in the report to the adjudicating authority under subsection 1 and shall give a copy of the report to the debtor. ठीक है। तो चाहे एक्सेप्ट करे चाहे रिजेक्ट करे, दोनों चीज में रीजंस रिकॉर्ड करे। और इसकी एक कॉपी किसको देगा? डेटर को भी कॉपी देगा। डेटर को क्यों कॉपी देगा? अगर डेटर भी कॉन्टेस्ट करना चाहे तो कर सकता है ना, कि भाई इसकी रिपोर्ट ठीक है, नहीं तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा। उसके बाद अल्टीमेटली रिपोर्ट दे दी आरपी ने। अब अल्टीमेटली जो डिस्क्रिप्शन है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की कि एक्सेप्ट करे या ना करे। 84 एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन बाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। The adjudicating authority may within 14 days pass an order either admitting or rejecting. The order passed accepting the application shall state the amount which has been accepted as qualifying debts by the resolution professional. क्योंकि डिस्चार्ज तो उसको क्वालिफाइंग डेट से ही करना है, तो यहां पर आ जाएगा ये अमाउंट, ऑर्डर में अमाउंट लिख दिया जाएगा कि ये क्वालिफाइंग डेट्स हैं इसके। ठीक है। एंड अदर अमाउंट्स एलिजिबल फॉर डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 92 and a copy of the order along with a copy of the application shall be provided to the creditors mentioned in the application within 7 days of passing of the order. तो जब ये ऑर्डर पास हो जाएगा इसके 7 दिन के अंदर एक कॉपी दी जाएगी किसको? जो जो भी क्रेडिटर्स का उसमें नाम है। ठीक है। क्योंकि हो सकता है ना भाई क्रेडिटर जो है वो उसने उसको एक्सक्लूडेड डेट उसको क्वालिफाइंग डेट में दिया हो, क्रेडिटर बोले नहीं ये क्वालिफाइंग डेट है। ठीक है ना, क्वालिफाइंग नहीं एक्सक्लूडेड है, इस तरह से। और क्रेडिटर भी अगर एप्लीकेशन लगाएगा तो वो भी पहले लगाएगा आरपी को, और अगर आरपी से सेटिस्फाइड नहीं होगा फिर एडजुडिकेट। 85 बोलता है इफेक्ट ऑफ एडमिशन। अब एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो गई। ठीक है। मॉरेटोरियम स्टार्ट हो गया, इंटरिम मॉरेटोरियम खत्म, मॉरेटोरियम स्टार्ट।
अब यहां पर भी ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम पीरियड एनी पेंडिंग लीगल एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन स्टेड एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 86। अब यहां सब्जेक्ट कर दिया। सब्जेक्ट क्यों कर दिया? इन टाइम मॉरेटोरियम में तो क्या लिखा था? क्रेडिटर शेल नॉट इनिशिएट। यहां कर दिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 86, क्योंकि 86 में क्रेडिटर्स ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और मॉरेटोरियम पीरियड में क्या होगा? द डेटर शेल नॉट एक्ट एज डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक पार्ट इन और बी कंसर्न इन द प्रमोशन फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी, नॉट डिस्पोज ऑफ और अलाइनेट एनी ऑफ हिज एसेट्स। ठीक है। इन्फॉर्म हिज बिजनेस पार्टनर्स दैट ही इज अंडरगोइंग ए फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। Be required to inform prior to entering into any financial or commercial transaction of such value as may be notified by the central government, either individually or jointly, that is undergoing a fresh start process. ठीक है। Disclose the name under which he enters into business transactions if it is different from the name in the application admitted under section 84। क्योंकि हम एक इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं, कई इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म बना लेते हैं, है ना। मान लो उसका नाम है भगवती प्रसाद, तो उसने भगवती एंटरप्राइजेस के नाम से फर्म बना रखी है, तो अगर उसकी बिजनेस ट्रांजेक्शन उस नाम से हैं तो वो भी बताएगा। ठीक है। एंड यू विल नॉट ट्रेवल आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ये मॉरेटोरियम में उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है। अब आप इसके साथ पूछोगे क्या डायरेक्टर से ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन होती हैं सेक्शन 14 में? वहां पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। द मॉरेटोरियम सीजेस टू हैव इफेक्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 180 डेज। तो यहां पर भी पीरियड 180 डेज है, beginning with the date of admission, unless the order admitting the application is revoked under section 2 of section 90। सेक्शन 86 क्या बोलता है? सेक्शन 86 बोलता है ऑब्जेक्शंस बाय द क्रेडिटर एंड देयर एग्जामिनेशन बाय रेजोल्यूशन। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो अपना ऑर्डर दिया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा भाई ये देखो ये क्वालिफाइंग डेट है। अब क्वालिफाइंग डेट में क्रेडिटर का नाम लिखा हुआ है। अब वो ये कहता है ये तो जी क्वालिफाइंग डेट नहीं, ये तो एक्सक्लूडेड डेट है ना, या अमाउंट डिफरेंट है, तो उन सब चीजों पर ये ऑब्जेक्शन कर सकता है। लेकिन ऑब्जेक्शन पहले किसको करेगा? आरपी, डायरेक्टली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं पहुंचेगा। अगर इसने नहीं मानी उसकी बात तो फिर जा सकता है। ठीक है। एनी क्रेडिटर मेंशन्ड इन द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 84 टू whom a qualifying debt is owed, ठीक है, may within a period of 10 days from the date of the receipt of the order। सबसे पहली बात क्या है? उसका नाम होना चाहिए उसमें। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसमें उसका नाम होना चाहिए। टू whom a qualifying debt is owed में, क्योंकि क्वालिफाइंग डेट से ही तो डिस्चार्ज हो रहा है ना, एक्सक्लूडेड डेट से तो डिस्चार्ज हो नहीं रहा है ना। तो विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज ऑब्जेक्ट ओनली ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहला, इनक्लूजन ऑफ ए डेट एज ए क्वालिफाइंग डेट। अब वो ये कह सकता है क्रेडिटर ये तो जी एक्सक्लूडेड डेट है, ये तो क्वालिफाइंग डेट है ही नहीं, क्योंकि अगर क्वालिफाइंग डेट है तो उससे तो डिस्चार्ज हो जाएगा वो, है ना। एक्सक्लूडेड डेट से डिस्चार्ज नहीं होगा। या फिर इनकरेक्टनेस ऑफ द डिटेल्स, कि भाई वो जो अमाउंट है वो गलत है, अमाउंट ज्यादा होना चाहिए। और ए क्रेडिटर में फाइल एन ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 बाय वे ऑफ एन एप्लीकेशन टू द आरपी। ये एप्लीकेशन किसको लगाएगा? आरपी को। एंड एप्लीकेशन शैल बी सपोर्टेड बाय सच इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। वो रूल्स के अंदर आएगा, रूल्स अभी आए नहीं। The resolution professional shall consider every objection made under this section. The resolution professional shall examine the objections and either accept or reject the objections within 10 days of the date of the application। ठीक है। इसके पास भी 10 दिन। उसने कितने दिन में एप्लीकेशन लगानी है? 10 दिन में ऑब्जेक्शन रेज करना है। इसके पास भी 10 दिन है। ठीक है। एंड द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में एग्जामिन एनी मैटर दैट अपीयर टू हिम टू बी रेलेवेंट टू द मेकिंग ऑफ ए फाइनल लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग डेट्स। अगर उसमें कोई चेंज होगा तो चेंज कर देगा। ठीक है। क्योंकि क्रेडिटर भी अपना प्रूफ देगा। ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जामिनेशन एट सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 द रेजोल्यूशन, पहले तो ये देखोगे एफिडेविट भी दे रहा है वो। जब डेटर एप्लीकेशन लगा रहा है तो वो एफिडेविट पे भी कह रहा है कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन फिर भी अगर कुछ है तो यहां पर फाइनल लिस्ट बन जाएगी। तो आरपी क्या करेगा? एक अमेंडेड लिस्ट बना देगा ऑफ क्वालिफाइंग डेट्स। ठीक है। एंड मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डायरेक्शंस अंडर सेक्शन 90
और टेक सच अदर स्टेप्स एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। नाउ सेक्शन 87 बोलता है एप्लीकेशन अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द आरपी। अब आरपी ने कहा नहीं भाई, जो चीज लिखी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने वो सही है, तो फिर क्रेडिटर कहां जाएगा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, विद इन 10 days ऑफ सच डिसीजन। और चैलेंज किन ग्राउंड्स पे कर सकता है? पहला, कि भाई मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया, या फिर दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है, या इट इज नॉट कंप्लाइड विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 86। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फिर 14 days में डिसाइड कर लेगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए एप्लीकेशन अलाउ कर दी क्रेडिटर की, तो इसका मतलब आरपी ने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया, तो फिर वो इसकी कॉपी एक बोर्ड को भी देंगे टू टेक एक्शन अगेंस्ट आरपी। ठीक है, 88 में जनरल ड्यूटीज ऑफ डेटर है। जनरल ड्यूटीज ऑफ डेटर क्या है? कि भाई जो इंफॉर्मेशन मांगे उसको दो, ये बात है। ठीक है, अगर कोई एरर या ओमिशन हो गया तो वो बताओ, अगर कोई चेंज हो गया है इन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस तो वो बताओ। 89 रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी। अगर डेटर या क्रेडिटर को लगता है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो उसको रिप्लेस करना चाहिए, तो वो एप्लीकेशन लगा देगा किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब यहाँ 66% वाला फंडा तो है नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ क्या लिखा? सीधा लिखा डेटर या क्रेडिटर, कोई परसेंटेज नहीं लिखी कि इतनी परसेंट होनी चाहिए, कोई कमेटी ऑफ क्रेडिटर यहाँ पर नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन 7 days ऑफ द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन मेक ए रेफरेंस टू द बोर्ड। और फिर बोर्ड जो है वो 10 दिन के अंदर रिवर्ट करेगा और नया प्रोफेशनल अपॉइंट कर देंगे, नया पुराने वाले को सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। सेक्शन 90 डायरेक्शंस फॉर कंप्लायंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी। ठीक है, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब हमने क्या पढ़ा था कि डेटर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? कि भाई वो he cannot take part in management, he cannot enter into financial transactions, he cannot travel overseas। तो अगर उन कंप्लायंसेस उसका नॉन कंप्लायंस करता है तो वो ये एप्लीकेशन किसको लगाएगा? एडजुडिकेटिंग। ठीक है, कंप्लायंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द डेटर रेफर टू इन सेक्शन 88। 88 में हमने क्या पढ़ा था? कि भाई जो इन्फॉर्मेशन डेटर को देनी है वो देगा, ये सब चीजें है ना। तो अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस डेटर की होती है तो आरपी ने क्या करना है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्रोच करना है। ठीक है, या फिर और कोई भी पैटर्न। 91 बोलता है रिवोकेशन ऑफ ऑर्डर एडमिटिंग एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन एडमिट हो गई, आरपी को लग सकता है कि भाई कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, ठीक है, या डेटर इज इनएलिजिबल फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। ठीक है, या फिर नॉन कंप्लायंस हो गया, या द डेटर हैज एक्टेड इन ए मेलाफाइड मैनर एंड हैज विलफुली फेल्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। तो एप्लीकेशन लगा देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन के अंदर उस पर अपना ऑर्डर पास करते हैं। ठीक है, और कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बी प्रोवाइडेड टू द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एंट्री। ठीक है, चलिए 92 डिस्चार्ज ऑर्डर। डिस्चार्ज ऑर्डर में क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने क्या किया? एक फाइनल लिस्ट बना ली क्वालिफाइंग डेट्स, क्योंकि डिस्चार्ज तो सिर्फ क्वालिफाइंग डेट से करना है, एंड सबमिट सच लिस्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एट लीस्ट 7 days बिफोर द मॉरेटोरियम पीरियड कम्स टू एन एंड। अब मॉरेटोरियम कब एंड होता है? 180 डेज पे। तो 180 डेज से 7 days का टाइम कम से कम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को मिल जाए, मतलब 173rd डे तक ये इसको फाइनल लिस्ट बना लेनी चाहिए। ठीक है, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल पास ए डिस्चार्ज ऑर्डर एट द एंड ऑफ द मॉरेटोरियम पीरियड, मतलब एट द एंड ऑफ 180 डेज। ठीक है, फॉर डिस्चार्ज ऑफ द डेटर फ्रॉम द क्वालिफाइंग डेट्स। और without prejudice to the provisions of section 2, the adjudicating authority shall discharge the debtor from the following liabilities। पहला, अगर कोई पेनल्टीज लग गई हैं। कई बार क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होती है कि अगर आप ये पेमेंट नहीं करोगे तो आप पर पेनल्टी लगेगी। अब ये डेट से डिस्चार्ज कर रहा है तो क्या पेनल्टी से भी डिस्चार्ज होगा? द आंसर इज यस। ठीक है, तो पेनल्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग डेट्स उससे भी डिस्चार्ज हो जाएगा, और इंटरेस्ट इंक्लूडिंग penal interest in respect of the qualifying debts from the date of application till the date of discharge order। ठीक है, and any other sums owed under any contract in respect of the qualifying debts from the date of application till the date of discharge order। ठीक है, मतलब क्वालिफाइंग डेट्स के
रिलेशन में जो भी इंटरेस्ट होगा, जो पेनल्टी होगी, पेनल इंटरेस्ट होगा, सबसे ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो किससे डिस्चार्ज नहीं होगा? जो आपके एक्सक्लूडेड डेट है। ठीक है, लाइबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज्ड बाय कोर्ट वगैरह वगैरह। ठीक है। द डिस्चार्ज ऑर्डर शेल नॉट डिस्चार्ज द डेटर फ्रॉम एनी डेट नॉट इंक्लूडेड इन सबसेक्शन 2 एंड फ्रॉम एनी लाइबिलिटी नॉट इंक्लूडेड इन सबसेक्शन। मतलब ये जो डिस्चार्ज ऑर्डर होता है ना, इसमें लिख देते हैं, डेट वाइज लिख देते हैं, भाई इन डेट से डिस्चार्ज हो जाएगा। वो डेट, उसका इंटरेस्ट, पेनल इंटरेस्ट, पेनल्टी, सब कुछ लिख देते हैं उसमें। ठीक है। द डिस्चार्ज ऑर्डर शेल नॉट डिस्चार्ज, ये हो गया। द डिस्चार्ज ऑर्डर शेल बी फॉरवर्डेड टू द बोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग एन एंट्री। तो 196 में एक एंट्री कर देते हैं कि भैया इसने एक बार राशन ले लिया। ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद दोबारा लाइन में लग जाए। ठीक है। तो 12 महीने तक ये फिर जो है कम से कम लाइन में नहीं लग सकता। A discharge order under subsection 2 shall not discharge any other person from any liability in respect of the qualifying debt। कई बार क्या होता है, जॉइंट डेट होते हैं, तो जिसके फेवर में डिस्चार्ज ऑर्डर इशू हुआ सिर्फ वही डिस्चार्ज होगा, दूसरे वाला डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है। और 93 बोलता है स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल परफॉर्म हिज फंक्शंस एंड ड्यूटीज इन कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ये ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। तो ये हमारा हो गया फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। अगला प्रोसेस आता है हमारा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है? ये भी मिलता जुलता है। डिफॉल्ट वहां पर भी है 1,000 रुपए का, चाहे फ्रेश स्टार्ट हो, यहां पर भी डिफॉल्ट वही है। इंटरिम मोरेटोरियम वहां भी हमने पढ़ा, इंटरिम मोरेटोरियम यहां पर भी है। रिस्ट्रिक्शंस थी वहां पर भी, रिस्ट्रिक्शंस यहां पर भी है कि भाई कैन नॉट ट्रेवल ओवरसीज वगैरह, है ना, बैंक्रप्सी वाले केस में। इंसॉल्वेंसी में नहीं है, ये खास ध्यान में रखना है। क्यों यहां पर क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भैया ये जो है बंदा पेमेंट कर दे, है ना, डिफॉल्ट हो गया, बाद में किसी से उधार उधार ले लिया, कुछ भी कर दिया। क्योंकि इंसॉल्वेंसी में क्या है, अगर यहां ये पेमेंट नहीं करेगा तो क्या होगा, इसकी बैंक्रप्सी स्टार्ट हो जाएगी। और बैंक्रप्सी तो जो है बदनामी वाली बात है, इट्स ए ब्लॉट, है ना, ऑन द इंडिविजुअल्स रेपुटेशन। तो कोई भी बैंक्रप्ट तो नहीं होना चाहेगा, है ना। तो इसीलिए यहां पर क्या है, यहां रिस्ट्रिक्शंस कम है इंसॉल्वेंसी में, फ्रेश स्टार्ट में है और बैंक्रप्सी में। अब फ्रेश स्टार्ट और इसमें डिफरेंस क्या है? फ्रेश स्टार्ट में तो जो एप्लीकेशन लगा सकता है वो डेटर ही लगा सकता है। यहां पर डेटर भी लगा सकता है और क्रेडिटर भी एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है। अब हम वहां पढ़ते हैं इन केस ऑफ कॉर्पोरेट पर्संस, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, है ना। यहां ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, यहां वर्ड क्या यूज किया गया, क्रेडिटर। ठीक है। एक और चीज हम वहां पढ़ते हैं कॉर्पोरेट्स के केस में कि फाइनेंशियल क्रेडिटर तो जी ज्वाइंटली लगा सकता है, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर इंडिविजुअली लगा सकता है। यहां क्या है, यहां क्योंकि वर्ड क्रेडिटर दिया गया तो ये कहते हैं क्रेडिटर भी ज्वाइंटली एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है। A debtor who commits a default may apply, मतलब डिफॉल्ट इसने किया और एक खुद ही एप्लीकेशन लगा रहा है, भैया मेरी इंसॉल्वेंसी स्टार्ट कर दो। ठीक है। खुद भी लगा सकता है और थ्रू आरपी भी लगा सकता है। अब हम यहां पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स। तो वो कहता है कि भाई अगर पार्टनरशिप फर्म है तो क्या होगा, तो उस केस में क्या एक पार्टनर एप्लीकेशन लगा पाएगा? द आंसर इज नो। यहां पर या तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर लगाए या फिर सारे पार्टनर, unless all or majority of the partners of the firm file the application jointly। ठीक है। और एप्लीकेशन shall be submitted only in respect of debts which are not excluded debts। ठीक है। एक्सक्लूडेड डेट्स की एप्लीकेशन नहीं लग सकती, मतलब क्वालिफाइंग डेट्स की एप्लीकेशन ही लग सकती है। ठीक है। ए डेटर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन अगर वो अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट है। अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट क्या मतलब, कि उसकी बैंकरप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है लेकिन अभी डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं हुआ है, तो वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। जैसे इंडिविजुअल के केस में हम क्या पढ़ते हैं वहां कि भाई लिक्विडेशन प्रोसेस तो नहीं चल रहा, सीआईआरपी तो नहीं चल रही। यहां पर क्या होगा, इंसॉल्वेंसी तो नहीं चल रही, बैंकरप्सी तो नहीं चल रही, फ्रेश स्टार्ट तो नहीं चल रहा, यही होगा।
वैसा ही सेम सिमिलर सी बात है। ठीक है। अगर अनडिस्चार्ज बैंकक्रप्ट है, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस चल रहा है, या इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है, या बैंकक्रप्सी प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। A debtor shall not be eligible to apply under subsection 1 if an application under this chapter has been admitted in respect of the debtor during the period of 12 months preceding the date of submission of the application. अब यहां पर क्या लिखा, अंडर दिस पार्ट भी नहीं लिखा, क्या लिखा, अंडर दिस चैप्टर। ठीक है। तो क्या कहता है, अगर पिछले 12 महीने में एप्लीकेशन एडमिट हो गई है तो वो फिर एप्लीकेशन नहीं लगा पाएगा। ठीक है। And the application referred to in subsection 1 shall be in such form and manner and accompanied with such fees as may be prescribed। ठीक है। तो ये जो रूल दिए गए हैं, ये हमारे रूल हैं जो पर्सनल गारंटर वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं का ही आया है। ठीक है। 95 में आता है एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर। ठीक है। A creditor may apply either by himself or jointly with other creditors or through a resolution personal to the adjudicating authority for initiating an insolvency resolution process। तो 94 में क्या लिखा, डेटर लगा सकता है एप्लीकेशन, 95 में क्या है, क्रेडिटर लगा सकता है। ठीक है। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो क्या होगा, अब पार्टनरशिप फर्म ने, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में स्टूड एज गारंटर, तो आप इंसॉल्वेंसी किसकी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर के अगेंस्ट में, 2 पार्टनर के अगेंस्ट में, सारे पार्टनर्स के अगेंस्ट में, फर्म के अगेंस्ट, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप शुरू करो, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या है, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। ठीक है। वेर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड अगेंस्ट वन पार्टनर इन ए फर्म, मान लो आपने एप्लीकेशन एक पार्टनर के अगेंस्ट में लगा दी, any other application against another partner in the same firm shall be presented in or transferred to the adjudicating authority। और मान लीजिए दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में फिर एप्लीकेशन लग गई, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं, और इंडिविजुअल के लिए रूल क्या है कि जहां पर वो रहता है या जहां वो बिजनेस करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उनका 3 जगह बिजनेस है, 3 डिफरेंट सिटीज में बिजनेस है ना, उनकी एप्लीकेशन अलग अलग जगह लग गई, तो उनको क्लब कर देंगे जहां पर पहली एप्लीकेशन लगी है। और उस एप्लीकेशन के साथ में क्या डिटेल्स लगानी है आपको, डेट्स ओड बाय द डेटर टू द क्रेडिटर और क्रेडिटर्स, क्योंकि यहां पर कौन लगा रहा है एप्लीकेशन, क्रेडिटर लगा रहा है, तो क्रेडिटर को तो अपना ही डेट पता है ना, या अगर जॉइंट एप्लीकेशन तो उन सब का डेट ही पता है, पूरा तो पता नहीं उसको। या फिर फेलियर बाय द डेटर टू पे द डेट विद द पीरियड ऑफ 14 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ डिमांड। ठीक है। यहां पर 14 डेज का पीरियड है, सीआईआरपी में कितना पीरियड है, डिमांड नोटिस 10 डेज है, यहां पर 14 डेज। एड रेलेवेंट एविडेंस ऑफ सच डिफॉल्ट और नॉन पेमेंट ऑफ डेट। ठीक है। द क्रेडिटर शैल ऑल्सो प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू द डेटर। तो क्रेडिटर जब एप्लीकेशन लगाएगा तो डेटर को भी कॉपी देगा। ठीक है। और एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में है और बाय सच फीस है, तो वो रूल्स के नाम दिए हुए हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस आए हैं पर्सनल गारंटर के लिए। ठीक है। इंटेरिम मॉरेटोरियम, यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, इंटेरिम मॉरेटोरियम शुरू हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए फर्म के अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगी, तो क्या होगा, जो जितने भी सारे पार्टनर्स हैं उनके अगेंस्ट में भी मॉरेटोरियम लग जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी, सेम प्रोसीजर है, अगर एप्लीकेशन खुद लगाई है, आरपी के थ्रू लगाई है, तो उन्होंने क्या देखना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने सिर्फ ये देखना है कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो नहीं है। और अगर एप्लीकेशन खुद लगाई है तो उन्होंने बोर्ड से पूछ लेना है, और बोर्ड यहां पर 7 डेज के अंदर कम्युनिकेट करेगा। सिर्फ यही 197(2) ही एक ऐसा सेक्शन है जहां पर बोर्ड 7 डेज के अंदर कम्युनिकेट करता है, अदरवाइज बोर्ड हमेशा 10 डेज के अंदर कम्युनिकेट करता है। इसलिए कई बार यहां पूछ लेते हैं सवाल ये, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही सेक्शन ऐसा है जहां पर 7 डेज का पीरियड है। ठीक है। चलिए, रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट का भी सिमिलर सिमिलर सा सेक्शन है कि भाई अगर डेटर या क्रेडिटर को लगता है कि रिप्लेस करना है तो एप्लीकेशन लगा देगा, और ये बोर्ड से पूछ लेंगे और बोर्ड रिवर्ट कर देगा 10 डेज में और रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। चलिए, और फिर वो जो है
पुराने वाले को सारे इंफॉर्मेशन दे देगा। यहां पर भी रिपोर्ट से रिलेटेड सेक्शन आ गया 99। 99 क्या बोलता है कि सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय आरपी। जैसे फ्रेश स्टार्ट में था, फ्रेश स्टार्ट में क्या था कि आरपी अपनी रिपोर्ट दे रहा था, तो यहां पर भी क्या है, यहां भी आरपी रिपोर्ट दे रहा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि पेमेंट हो गया हो। फ्रेश स्टार्ट में तो पेमेंट होना नहीं है, फ्रेश स्टार्ट में तो डिस्चार्ज ही करना है। लेकिन यहां पर अगर मान लो पेमेंट हो गया है, तो वो एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या एविडेंस ऑफ एनकैशमेंट ऑफ चेक या साइंड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, डेटर से पूछ लेगा कि भाई देखो क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई है, ठीक है, तो आप बता दो, हो सकता है आपने पेमेंट कर दी हो, है ना, तो अगर आपने पेमेंट कर दी तो बता दो। ठीक है। और अगर डेट जो जिसके लिए एप्लीकेशन लगी है वो रजिस्टर्ड है विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, तो फिर डेटर इसमें डिस्प्यूट नहीं कर पाएगा रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द डेट। ठीक है। और भी जो इंफॉर्मेशन मांगना चाहे आरपी मांग सकता है। ठीक है। और जिससे भी इंफॉर्मेशन मांगेगा उसको 7 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एग्जामिन कर लेगा कि एप्लीकेशन जो है इट सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेट आउट इन सेक्शन 94 और 5। ठीक है। और वो रिकमेंड करेगा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि उसको लगे भाई ये बंदा तो फ्रेश स्टार्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, तो वो ये कह देगा भाई इस एप्लीकेशन को सेक्शन 81 की एप्लीकेशन मान लो। ठीक है। और रीजंस देगा फॉर रिकमेंडिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। और रेजोल्यूशन क्रिस्टल जो है इसकी कॉपी देगा डेटर को या क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई तो डेटर को कॉपी दे देगा, और डेटर ने एप्लीकेशन लगाई तो क्रेडिटर को एप्लीकेशन दे देगा। 100 क्या है, सेक्शन 100 तीन सेक्शन है, 100, 115 और 118। ये तीन सेक्शन ऐसे जहां पर बैंक्रप्सी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। 100 क्योंकि पुलिस का सेक्शन है, तो 100 में खास बात क्या है कि इंसॉल्वेंसी नहीं, डायरेक्टली बैंक्रप्सी शुरू हो सकती है। ठीक है। तो वो कौन सी सिचुएशन है, अगर डायरेक्टली बैंक्रप्सी होगी, अगर उसको लगता है कि ये फ्रॉड कर रहा है, ये एप्लीकेशन फ्रॉडुलेंट पर्पज से लगा रहा है, तो उस केस में डायरेक्टली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगी भैया इसकी बैंक्रप्सी स्टार्ट कर दो, ज्यादा चालाक बन रहा है ये। ठीक है। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट पास एन ऑर्डर आइदर एडमिटिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। या तो एडमिट कर लेंगे या रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अगर एडमिट कर लेते हैं तो क्या होगा, it may on the request of the RP issue instructions for the purpose of conducting negotiations between the debtor and creditor and for arriving at a repayment plan। यहां पर दोबारा पूछ लेंगे क्या, कि भैया अगर इनके बीच में नेगोशिएशन हो सकता है डेटर या क्रेडिटर के बीच में, तो यहीं पर ही कर लो, मतलब अभी इंसॉल्वेंसी शुरू नहीं हुई है। ठीक है। एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, तो आरपी से पूछ लेंगे। आरपी अगर कहता है कि भाई देयर इज ए चांस ऑफ नेगोशिएशन, इसीलिए जब आरपी इंफॉर्मेशन मांगता है डेटर से, तो वो पूछता है कि भाई वेदर देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशंस। ठीक है। क्योंकि आरपी किस बेसिस पे रिक्वेस्ट करेगा, आरपी उसी बेसिस पे रिक्वेस्ट करेगा ना डेटर ने उसको बोला हो कि भैया चांस है फॉर कंडक्टिंग नेगोशिएशंस। एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर along with the report to the creditors within 7 days from the date of the said order। ठीक है। और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, और आरपी ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा कि भाई ये तो विद फ्रॉडुलेंट इंटेंशन ही एप्लीकेशन मूव की गई है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगी क्रेडिटर को कि यू फाइल डायरेक्टली फॉर बैंक्रप्सी, मतलब इंसॉल्वेंसी इसकी स्टार्ट मत करो, सीधा बैंक्रप्सी शुरू करो। ठीक है। मॉरेटोरियम, अगर एप्लीकेशन एडमिट हो जाए तो मॉरेटोरियम शुरू हो जाएगा, और एनी पेंडिंग लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन स्टेड। क्रेडिटर शैल नॉट इनिशिएट एनी लीगल एक्शन, और डेटर भी ट्रांसफर वगैरह नहीं कर पाएगा। ठीक है।
अब यहां पर क्या लिखा है, क्या ये बंदा बाहर ट्रेवल कर सकता है? ये आंसर इज यस, यहां कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक। और अगर फर्म के अगेंस्ट में एप्लीकेशन एडमिट हुई है तो ये जो मोरेटोरियम है ये सारे पार्टनर्स के अगेंस्ट में भी ऑपरेट करेगा। ठीक है। 102 पब्लिक नोटिस। The adjudicating authority shall issue a public notice within 7 days of passing of the order under section 100 inviting claims from all the creditors within 21 days of such issue। तो यहां पर 21 डेज का टाइम दिया गया फॉर इनवाइटिंग क्लेम्स फ्रॉम ऑल द क्रेडिटर्स। ठीक है। और नोटिस में क्या रहेगा? ये नोटिस क्या पेपर में होगा? ये आंसर इज यस। ठीक है। एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर विच इज इन सर्कुलेशन इन द स्टेट वेयर द डेटर रेजिड्स। ठीक है। नोटिस में क्या रहेगा? डिटेल्स ऑफ द ऑर्डर एडमिटिंग द एप्लीकेशन, पर्टिकुलर्स ऑफ द आरपी विद whom the claims are to be registered एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स। क्योंकि जब ये पब्लिक नोटिस इशू होना है उससे पहले आरपी की अपॉइंटमेंट हो चुकी होगी, क्योंकि आरपी की अपॉइंटमेंट तो एडमिशन के साथ साथ में ही हो जाती है, साइमल्टेनियसली हो जाती है। ठीक है। और ये पब्लिश होगा इन एटलीस्ट वन इंग्लिश एंड वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर which is in circulation in the state where the data resides, affixed in the premises of the adjudicating authority and placed on the website of the adjudicating authority। 103 क्या बोलता है? रजिस्टरिंग ऑफ क्लेम्स बाय क्रेडिटर। वर्ड क्या यूज किया गया? रजिस्टर। इसी पर कई बार सवाल पूछ लेता है। The creditor shall lodge their claims, the creditor shall file their claims, the creditor shall register claims। तो वर्ड यहाँ क्या लिखा? रजिस्टर। The creditor shall register claims with the resolution professional by sending details of the claims by way of electronic communications or through courier, speed post or registered letter। अब क्योंकि यहां मिक्स कर दिया दोनों टाइप के क्रेडिटर को, वहां तो क्या कहते थे कि भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर को तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही करना है, बाकियों को जैसे मर्जी कर लो। यहां पर क्या है, क्योंकि ऐसा कोई डिस्टिंक्शन तो है नहीं, तो इन्होंने सबको अलाउ कर दिया। या तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू कर दो क्लेम अपना, या कोरियर, या स्पीड पोस्ट, या रजिस्टर्ड लेटर के। ठीक है। In addition to the claims referred to in subsection 1, the creditor shall provide to the RP personal information and such particulars as may be prescribed। ठीक है। अब उसके बेसिस पे क्या होगा? द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। अब यहां पर देखो कोई कमेटी ऑफ क्रेडिटर नहीं बना रहा है, ये लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बना रहा है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इन द एप्लीकेशन और फिर क्लेम्स रिसीव्ड। ठीक है। The resolution professional shall prepare the list mentioned in subsection 1 within 13 days from the date of the notice। ठीक है। तो 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस ये अपनी एक लिस्ट बनाएगा। पब्लिक नोटिस कितने देर में देना है? पब्लिक नोटिस आपको देना है 7 दिन के अंदर। ठीक है। और 21 डेज देनी है आपको क्लेम से इन्वाइट करने के लिए, और 30 डेज के अंदर आपको लिस्ट बनानी है। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस, इसका मतलब 9 दिन मिल गए इसको, है ना, 30 माइनस 21। अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट आ गई? रीपेमेंट प्लान की। और रीपेमेंट प्लान कौन बनाएगा? डेटर ही बनाएगा। डेटर खुद ही बताएगा भाई मैं कैसे दूंगा पैसे, है ना। द डेटर शेल प्रिपेयर इन कंसल्टेशन विद द आरपी। लेकिन आरपी की कंसल्टेशन में बनाना, क्यों? क्योंकि आरपी बता देगा उसको कि भाई ठीक भी बना रहा है नहीं बना रहा, है ना। और ये क्या हवा हवा ही बना सकता है? ऐसा नहीं है। ये मतलब ऐसा होना चाहिए कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जैसे वहां होता है ना कॉर्पोरेट्स में, यहां पर भी यही है कि इट शुड बी कैपेबल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और क्रेडिटर्स को भी एग्री करने चाहिए। मान लो ये कह दे मैं तो जी 20 साल बाद दूंगा, है ना, तो फिर क्रेडिटर हो सकता है ना एग्री करें, और नहीं करेंगे तो फिर बैंक्रप्सी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर कोई क्रेडिटर अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं जो इसने रीपेमेंट प्लान बनाया, तो एवरी अमेंडमेंट ऑल्सो हैज टू बी एग्रीड बाय द डेटर। ठीक है। ऐसा भी नहीं, जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना। जैसे डेटर ने कह दिया जी मैं तो 5 साल में दूंगा पैसे, अब क्रेडिटर बोले नहीं जी 2 साल में दो। ठीक है। तो अगर क्रेडिटर ने 2 साल में बोला तो डेटर को भी एग्री करना पड़ेगा। अगर डेटर एग्री नहीं करेगा तो फिर वो रीपेमेंट प्लान नहीं माना जाएगा, फिर बैंक्रप्सी स्टार्ट करेगा। ठीक है। द डेटर शैल प्रिपेयर इन कंसल्टेशन विद द आरपी a repayment plan
containing a proposal to the creditors for restructuring of his debts or affairs. ठीक है. और रीपेमेंट प्लान में ऑथराइज और रिक्वायर द आरपी टू कैरी ऑन द डेटर्स बिजनेस और ट्रेड ऑन हिज बिहाफ और इन हिज नेम और रियलाइज द एसेट्स ऑफ द डेटर और एडमिनिस्टर और डिस्पोज ऑफ एनी फंड्स ऑफ द डेटर. ठीक है. द रीपेमेंट प्लान शैल इंक्लूड द फॉलोइंग, नेमली justification for preparation of such repayment plan and reasons on the basis of which the creditors may agree upon the plan. Provision for payment of fees to the RP. ये पहली बात आया कि भाई पेमेंट ऑफ फीस कब होगी, है ना. तो इस ये जो रीपेमेंट प्लान है इसमें ये भी होना चाहिए. और फिर सच अदर मैटर्स एज में भी स्पेसिफिक. उसके बाद 106 रिपोर्ट. ये रिपोर्ट बनाएगा रीपेमेंट प्लान के ऊपर. क्या? अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये बताएगा कि भैया ये कैप वर्केबल है या नहीं है. इट इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, इट हैज अ रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड. और फिर क्या मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स कॉल करनी है या नहीं करनी. ऐसा भी हो सकता है कि एक या दो क्रेडिटर ही हो, है ना. तो अब ये है कि अगर मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं है तो ये रीजंस देगा भाई क्यों मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. और फिर इसी में बता देगा कि भाई मीटिंग कब कॉल करनी है. द रिपोर्ट shall also specify the date on which and the time and place at which the meeting should be held if he is of the opinion that a meeting of the creditor should be summoned. ठीक है. रिपोर्ट किस दिन में देनी है इसको. ये देनी है विद इन ए पीरियड ऑफ 21 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स. ठीक है. एंड फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 3 ये जो डेट है इसके लिए भी दिया है कि डेट कब मीटिंग कॉल करनी है. The date on which the meeting is to be held shall not be less than 14 days and not more than 28 days from the date of submission of the report. ठीक है. And the resolution proposal shall consider the convenience of creditors in fixing the date and venue of the meeting. तो डेट में और वेन्यू में जो है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कंसिडर द कन्वीनियंस ऑफ क्रेडिटर्स. मान लो वो कहते हैं भाई कोई रिलीजियस फेस्टिवल है हमारा उस दिन मत रखो तो नहीं रखेगा. वेन्यू में भी देखना है. वेन्यू में ऐसा नहीं कि बहुत दूर रख दे या कोई अगर डिसेबल्ड है तो उसके लिए फिर फ्रेंडली होना चाहिए एंट्री, ये सब चीज़. ठीक है. 107 समनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स. द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल इशू ए नोटिस कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स एटलीस्ट 14 days बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर सच मीटिंग. ठीक है. नोटिस इशू करना है इसको कितने दिन पहले, 14 दिन पहले. The resolution professional shall send the notice of the meeting to the list of creditors prepared under section 104. और उस नोटिस में क्या क्या देना है. उस नोटिस में एक तो कॉपी रहेगी ऑफ द रीपेमेंट प्लान, फिर कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द डेटर. ठीक है. कॉपी ऑफ द सेड रिपोर्ट ऑफ द आरपी एंड फॉर्म्स फॉर प्रॉक्सी वोटिंग. ऐसा हो सकता है ना कोई कंपनी भी हो क्रेडिटर, है ना, तो फिर इसलिए प्रॉक्सी वोटिंग का भी फॉर्म इसके अंदर लगाया जाए. ठीक है. The proxy voting, including electronic proxy voting, shall take place in such manner and form as may be specified. फिर कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स. तो उसके लिए आपके पास रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि कैसे मीटिंग आपको कंडक्ट करनी है. और उस मीटिंग में क्रेडिटर जो है वो अप्रूव भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को. और अगर कोई भी मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया है तो कॉन्सेंट ऑफ द डेटर शैल बी ऑब्टेन्ड फॉर ईच मॉडिफिकेशन. क्योंकि अल्टीमेटली देखो पैसे तो डेटर ने देने हैं, है ना. तो क्रेडिटर जबरदस्ती नहीं कह सकते. वो कह रहा है 5 साल, वो कह रहे हैं नहीं जी 2 साल में दो. अगर 2 साल में देने तो डेटर को कंसेंट करना पड़ेगा. अगर कंसेंट नहीं देगा तो फिर वो रीपेमेंट प्लान नहीं माना जाएगा और फिर बैंक्रप्सी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे फॉर ए सफिशिएंट कॉज एडजर्न द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 7 days एट ए टाइम. फिर वोटिंग राइट्स. अब वोटिंग राइट में क्या होगा. वोटिंग राइट होगा इन अकॉर्डेंस विद द वोटिंग शेयर असाइन टू हिम. ठीक है. और वोटिंग राइट कैसे होगा. वोटिंग राइट के लिए आपको रेगुलेशंस दे रखे हैं. वो यहाँ पर वो जैसे वहां रिलेटेड पार्टी को नहीं होता ना राइट, ऐसे यहाँ पर एसोसिएट है ना. और एक बात किसकी आती है, सिक्योर्ड क्रेडिटर की, है ना. कि सिक्योर्ड क्रेडिटर का क्या होगा. दो ही चीजें होती हैं, या तो सिक्योर्ड क्रेडिटर या फिर जो रिलेटेड पार्टी है. एसोसिएट के पास नहीं है वोटिंग राइट,
ठीक है, या उसका नाम अगर लिस्ट में नहीं है तो उसके बाद वोटिंग राइट नहीं होगा, है ना। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बारे में अलग से सेक्शन दे दिया। क्या कह दिया? सिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में बोला कि भैया ऐसा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, मॉरिटोरियम लगा हुआ है। अब मॉरिटोरियम में क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर कोई एक्शन ले सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि वहां क्या लिखा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द डेट्स। ठीक है, ये लास्ट सेक्शन करेंगे 110 तक। तो secured creditors shall be entitled to participate and vote in the meeting of the creditors. A secured creditor participating in the meeting of the creditors and voting in relation to the repayment plan shall forfeit his right to enforce the security during the period of the repayment plan in accordance with the terms of the repayment plan. ठीक है, where a secured creditor does not forfeit his right to enforce security, he shall submit an affidavit to the RP at the meeting of the creditor stating that the right to vote exercised by the secured creditor is only in respect of the unsecured part of the debt and estimated value of the unsecured part of the debt. ठीक है, in case a secured creditor participates in the voting on the repayment plan by submitting an affidavit under subsection 3, the secured and unsecured parts of the debt shall be treated as separate debts. The concurrence of the secured creditor shall be obtained if it does not participate in the voting on repayment plan, but the provision for repayment plan affects his right to enforce the security. मतलब ऐसा हो सकता है ना कि मान लीजिए उसके पास एक ही प्रॉपर्टी है, जो डेटर है। अब वो डेटर कहता है भाई देखो मेरे पास एक मकान है, मैं उस मकान को बेच करके सबके डेट दे दूंगा। ठीक है, या मान लीजिए उसके वाइफ के नाम मकान है और वो उसकी सिक्योरिटी दे रखी है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर मान लो वो ऑलरेडी मॉर्टगेज है कोई प्रॉपर्टी, तो उसकी कॉन्सेंट भी ली जाएगी। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, पीरियड ऑफ रिपेमेंट प्लान मींस द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 114 टिल द डेट ऑन विच द नोटिस इज गिवन बाय द आरपी अंडर सेक्शन 117 और रिपोर्ट सबमिटेड बाय द आरपी अंडर सेक्शन 118 एज द केस में बी। ठीक है, सेक्शन 111 क्या बोलता है? अगर कोई भी रीपेमेंट प्लान है या मॉडिफिकेशंस है, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 3/4 इन वैल्यू। वर्ड क्या लिखा? मोर देन 3/4, मतलब 75 पे भी नहीं होगा, 75 से भी ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 3/4। अगर एग्जैक्ट 75 होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ऑफ द क्रेडिटर्स प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी एंड वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन इन ए मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। अब क्या लिखा? प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी एंड वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली मोर देन 3/4 इन वैल्यू लिख देता, लेकिन यहां क्या लिखा? प्रेजेंट इन पर्सन और बाई प्रॉक्सी। तो मतलब जो भी पर्सन प्रेजेंट है, चाहे इन पर्सन बाई प्रॉक्सी, उनका ही मोर देन 3/4 आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 112 क्या है? रिपोर्ट ऑफ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स ऑन रीपेमेंट प्लान। The resolution professional shall prepare a report of the meeting of the creditors on the repayment plan. अब जो भी वोटिंग हुई उसके बारे में बताएगा कि भाई अप्रूव हुआ, रिजेक्ट हुआ, क्या मॉडिफिकेशंस हुई। ठीक है, जो भी जितनी भी मीटिंग हुई उन सब का रिकॉर्ड, ये सब चीज। नोटिस ऑफ डिसीजंस टेकन एट ए मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स 113 क्या बोलता है? ये 113 बोलता है, 2 मिनट बस। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 99 टू द डेटर, द क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग दोज हु आर नॉट प्रेजेंट एंड द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? उसके बेसिस पर ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बाय एन ऑर्डर अप्रूव और रिजेक्ट द रीपेमेंट प्लान। तो रीपेमेंट प्लान से पहले भी रिपोर्ट दे रहा है आरपी, जब एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है तब भी रिपोर्ट दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में जब रीपेमेंट प्लान उसने प्रपोज किया उसके ऊपर रिपोर्ट है। अब जब ये वोटिंग हो गई उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद भी ये एक रिपोर्ट दे रहा है और उसी बेसिस पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास कर रही है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट where a meeting of the creditors is not summoned, the adjudicating authority shall pass an order on the basis of report of the RP। ठीक है, और जो ऑर्डर होगा उसमें क्या होगा?
इसमें डायरेक्शंस हो सकती है फॉर इंप्लीमेंटिंग द रीपेमेंट प्लान। और अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि भाई इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो आरपी को बोल सकती है कि भैया यू रिकन्वीन द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स फॉर रिकंसिडरिंग द रीपेमेंट प्लान। ठीक है। 115 क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑन रीपेमेंट प्लान। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया रीपेमेंट प्लान, तो क्या होगा? इट शैल टेक इफेक्ट एज प्रपोज्ड बाय द डेटर इन द मीटिंग एंड बी बाइंडिंग ऑन क्रेडिटर्स मेंशन्ड इन द रीपेमेंट प्लान एंड द डेटर। ठीक है। और अगर रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर क्या है, वो बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर सकते हैं, बोथ डेटर एंड क्रेडिटर। सेक्शन 100 में क्या लिखा था? सिर्फ क्रेडिटर ही फाइल कर सकता है। क्यों? अगर वहां पर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन थी। 115 में क्या है? दोनों ही फाइल कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 116 बोलता है इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ रिपेमेंट प्लान। ये दो तीन सेक्शन बाद में कर लेंगे। इसमें बेसिकली क्या है कि आपका अप्रूव हो गया रीपेमेंट प्लान, लेकिन बाद में कोई कॉन्ट्रावेंशन हो गया, तो फिर उस केस में भी बैंक्रप्सी शुरू हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि थोड़े डेट उसने दे दिए, थोड़े नहीं दिए, तो फिर ऑर्डर में वैसा ही लिख दिया जाता है। बाकी सेक्शन 116 से अगली क्लास में कर लेंगे। तो मैं क्या सर। करूंगा, अब आपके साथ ना वो भी शेयर कर दूंगा जो केस स्टडीज है। पर्टिकुलरली आप जैसे फ्रेश स्टार्ट वाली केस स्टडी तो देख ही सकते हो, है ना? यस। यस सर। हाँ हाँ, तो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी वाली भी आप देख लेना। उस हिसाब से मैं जो पुरानी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आप उसको कर सकते हो उस हिसाब से। ओके सर। ओके जी, गुड नाइट। सर थैंक यू।